हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी कॉमर्स मेल के रिमेनिंग क्वेश्चंस। इससे पहले दो पार्ट में हम लोग 140 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज रिमेनिंग 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडम स्मिथ डेफिनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्राइस। इनमें से कौन सी एडम स्मिथ की डेफिनेशन है? तो इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन किसने दी है। द प्राइस ऑफ एवरीथिंग व्हाट एवरीथिंग रियली कॉस्ट इज द टॉयल एंड ट्रबल ऑफ द एक्वायरिंग इट। तो ये करेक्ट डेफिनेशन है जो कि किसने दी है? एडम स्मिथ ने दी है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड और एनी फिक्स इनकम सिक्योरिटी इज डैश द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। किसी भी बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू या फिक्स इनकम सिक्योरिटी, यानी कि जिसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ अर्निंग मिलता है, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू का समेशन के इक्वल। यानी कि सपोज फ्यूचर में रिटर्न मिल रहा है 1K मिल रहा है, 2K मिल रहा है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में 3K मिल रहा है, फोर्थ ईयर में 4K मिल रहा है, या सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फ्यूचर में हो रहा है, हो सकता है अलग अलग हो सकता है सेम हो, डिफरेंट हो, कुछ भी हो, इस फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करके लाना, यानी कि जो फ्यूचर में अर्निंग हो रही है उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना, क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू का समेशन या प्रेजेंट वैल्यू किसके इक्वल होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐड करके कि समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो और इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। दोनों सिचुएशन में इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हम फॉल्स को डिस्कस कर लेते कि भाई ये फॉल्स क्यों है। ये when the dollar rises in value relative to foreign currency, the current assets and current liability of US foreign subsidiary increase in dollar। देखिए, डॉलर की वैल्यू अदर करेंसी के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है। तो अगर हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की बात डॉलर में करेंगे, डॉलर इंक्रीज हुआ है तो वहां पे डॉलर में वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, Reader Digest magazine offer diaries to its regular subscriber for introducing new subscriber। जो उनके रेगुलर सब्सक्राइबर हैं वो उनको डायरी ऑफर कर रहे हैं न्यू सब्सक्राइबर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। विच मेथड ऑफ कंडीशंस प्रीमियम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये है यूजर टू यूजर स्कीम। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। Moving on the next question, what percentage of tax is taxable on long-term capital gain arising from transfer of security, bond, units and debenture। आपसे कैपिटल गेन पूछा है लॉन्ग टर्म किसके लिए? सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, यूनिट्स एंड डिबेंचर। देखिए, बाकी सब एसेट्स के लिए, मैक्सिमम एसेट्स के लिए जो कैपिटल गेन होता है वो 20% होता है, लेकिन जो सिक्योरिटीज और सिक्योरिटीज भी कैसी? लिस्टिंग सिक्योरिटीज, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है उनके लिए कैपिटल गेन की रेट क्या होती है? 10%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? करेक्ट है। बाकी सब के लिए 20% है और लिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए क्या है? 10% है। और भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन है जिनमें 10% अप्लाई होता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ट्रेड प्रमोशन लीड्स टू क्विक प्रॉफिट फॉर होलसेलर एंड रिटेलर। इनमें से कौन से प्रमोशन से रिटेलर और होलसेलर को क्विक प्रॉफिट होता है? तो होता है प्राइस डील से। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आपको असर्शन एंड रीजन दिया है तो बताना है आपको। बैंक रेट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट रेट। रॉन्ग। बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक। तो बैंक रेट वो बैंक है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्रेडिट देता है। ये क्रेडिट रेट नहीं है, ये वो रेट है जिसमें आरबीआई किसको देता है? कमर्शियल बैंक को। आरबीआई कमर्शियल बैंक को दो तरह से क्रेडिट देता है, एक देता है बैंक रेट के थ्रू और एक किसके थ्रू देता है? रेपो रेट के थ्रू। रेपो रेट जो आपकी बैंक रेट होती है वो अप्लाई होती है लॉन्ग टर्म के लिए, जो लॉन्ग टर्म लोन लेता है आरबीआई से कमर्शियल बैंक, और शॉर्ट टर्म के लिए जो लेता है उसके लिए क्या होती है? यूज रेपो रेट। बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होती है।
रेपो रेट की सिचुएशन में सिक्योरिटीज मॉर्गेज भी रखी जाती हैं आरबीआई के पास, या सिक्योरिटी के अगेंस्ट में आरबीआई से लोन लिया जा सकता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है बैंक नीड फंड टू एक्सपेंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू देयर क्लाइंट स्पेशली ड्यूरिंग बिजी सेशन। बैंक को फंड्स चाहिए अपने क्लाइंट को देने के लिए बिजी सेशन में क्रेडिट यानी कि क्रेडिट फैसिलिटी एक्सपेंड करने के लिए। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड राइट है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप इज, पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्ट होती है, कब रिकंस्ट्रक्ट होती है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो तीनों सिचुएशन में रिकंस्ट्रक्शन होता है और क्या चेंज होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज शोन इन द बैलेंस शीट एज अंडर। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड हो, कोई भी हो, अगर सिक्योरिटी को इशू किया और उस पर प्रीमियम पे किया है तो प्रीमियम कहाँ आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है। देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन। देखिए कंसिडरेशन के लिए अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट और कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर नहीं हो सकते। कंसिडरेशन के लिए एक बार को फिर भी स्ट्रेंजर को कंसिडर किया जा सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं। देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, नो। देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन, यस इट कैन बी। देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कहीं कहीं एक्सटेंट तक सही ही स्टेटमेंट है, बट हमारे पास दोनों का ऑप्शन नहीं है, तो सी और डी में से आपको चूज करना होगा। शुड गो फॉर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अदरवाइज अगर आप सिचुएशनली देखते हो तो बी और सी और डी दोनों ही करेक्ट होने चाहिए। ऑप्शन इस तरह से देने चाहिए कि सी और डी दोनों उसमें हो, क्योंकि हमने कहा कि भाई किसी स्ट्रेंजर को कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडर नहीं करते, बट कंसिडरेशन में कर सकते हैं। यही कह रहा है देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू एनी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पे इसने एक वर्ड लिख दिया एनी, तो इससे एक बार को ये फॉल हो सकता होता है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जहाँ पे स्ट्रेंजर भी क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में इंडल्ज हो सकता है। तो इसने एनी कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया, तो इसका मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं होती, तो वहां से वो पूरी तरह से 100% करेक्ट नहीं है, इसलिए हम किसके लिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, the Hawthorne study aimed at finding out the factors that early influencing the productivity and work performance of labor। Hawthorne study ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से रिलेटेड है, किसने कंडक्ट की थी? एल्टन मायो ने। तो यही सारी चीजें आपको बताई हुई है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट अप्रोच दिस स्टडी वाज कंडक्टेड बाय एल्टन मायो एंड हिज एसोसिएट। तो कहाँ की है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल और ग्रुप रिलेशंस को इंपॉर्टेंस दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रीति इज अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, कैन शी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जब वो साउंड माइंड है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। एक अनसाउंड माइंड का पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कभी वो साउंड है कहीं अनसाउंड है, तो जब वो साउंड है यानी कि बिल्कुल ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। इनमें से स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में कौन नहीं आएगा? कोड में माइनिंग आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, कम्युनिकेशन आएगा। नॉट फॉल पूछा है तो कौन नहीं है? एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ह्यूमन सोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें से कौन सा ह्यूमन सोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का बेनिफिट नहीं है? हाई स्पीड ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्यूरेसी, रिडक्शन इन डुप्लीकेशन, क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द इनपुट। ये इसका एडवांटेज नहीं है, क्या है ये? डिसएडवांटेज है, क्योंकि इनपुट के बेस पे ही डेटा की क्वालिटी और एक्यूरेसी डिपेंड करेगी। तो दिस इज नॉट द बेनिफिट, दिस इज द disadvantage. Question number 15, which of the following is a significant justification for insurer to sell life insurance strategy through agent?
जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एजेंट के थ्रू क्यों बेचा जाता है? क्योंकि कुछ लोगों को स्पेसिफिक गाइडेंस की जरूरत होती है, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने से पहले उनको समझाना पड़ता है कि उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनके लिए कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करेक्ट होगी। तो उसके लिए स्पेशलाइज स्ट्रेटेजी है, यानी कि एजेंट की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपनी खुद ही इंश्योरेंस पॉलिसी को सोल्ड कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 16, what is mentioned under section 44 AE of the Income Tax Act 1961? जो सेक्शन 44 AE ऑफ इनकम टैक्स है उसमें क्या है? स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस फॉर प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरियज। ये आपके सेक्शन 44 में प्रॉफिट एंड गेन है, बिजनेस से प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स इनका कैरियज के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या है? करेक्ट है। Moving on the next question, question number 17. Which bank first evolved the function of clearance, settlement and transfer of mutual claim? कौन से बैंक ने सबसे पहले किया था? बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है यूके का सेंट्रल बैंक है, यूके का सेंट्रल बैंक है जो कि 1694 में एस्टेब्लिश हुआ था। यूके का सेंट्रल बैंक है ये, जो कि 1694 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये 8th ओल्डेस्ट बैंक है, 8th ओल्डेस्ट बैंक। कौन? बैंक ऑफ इंग्लैंड। और जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम देखते हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर क्वेश्चन आता है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की। क्लियर है? और ये इसके बारे में थोड़ा सा और देखना चाहो तो ये नेशनलाइज हुआ था, जैसे हमारे इंडिया में हुए हैं बैंक, इसी तरह से ये नेशनलाइज हुआ था 1946 में। बैंक ऑफ वेनिस सबसे पुराना यानी कि फर्स्ट ओल्डेस्ट बैंक है जो कि एस्टेब्लिश हुआ था यूरोप में 1157 में। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक का आपको पता ही है 1995। क्वेश्चन नंबर 18, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड डायरेक्टर। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉन द होल टाइम चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। विद द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, हाउ मेनी डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इसके कितने डायरेक्टर RBI अपॉइंट करता है? 1 डायरेक्टर अपॉइंट करता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, who first gave the concept of MBO, management by objective in the world in 1954? पीटर एफ ड्रकर ने दिया था और इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इसको कहते हैं पीटर एफ ड्रकर, और फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी किसको कहते हैं? हेनरी फ्यूल को। ये चीज ध्यान रखना, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट पीटर एफ ड्रकर और फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी कौन है? हेनरी फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 20, एग्जेम्पशन फॉर न्यूली एस्टेब्लिश्ड अंडरटेकिंग इन फ्री ट्रेड जोन। फ्री ट्रेड जोन में अगर न्यूली एस्टेब्लिश्ड अंडरटेकिंग है तो उसकी एग्जेम्पशन कहाँ मिलती है? सेक्शन 10A। और अगर हम बात करें 10AA की तो ये मिलती है 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फ्री ट्रेड जोन 10A और सेक्शन 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। और 10B की बात करूं तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग के लिए क्या मिलता है? सेक्शन 10B। और जो आपका 10BA है, ये जो आपको 10BA में 80G की डिडक्शन लेने के लिए, 80G की डिडक्शन देने के लिए अगर आप किसी रेंटेड प्रॉपर्टी का रेंट देते हैं, रेंटेड प्रॉपर्टी का आप रेंट देते हैं, उसका डिक्लेरेशन करके आप क्लेम करना चाहते हैं 80G की डिडक्शन, तो उसका प्रोविजन कहाँ पे है? सेक्शन 10BA में। ठीक है, 10A फ्री ट्रेड जोन से रिलेटेड, 10B एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग, 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन और 10BA 80G की डिडक्शन करने के लिए जो रेंटेड प्रॉपर्टी के रेंट से रिलेटेड डिक्लेरेशन है वो करने के लिए 10BA। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1।
अंडर विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एजेंट डिफाइन? बिल्कुल करेक्ट है, सेक्शन 182 में एजेंट को डिफाइन किया गया है। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? नर्सरी, फिश कल्चर, पोल्ट्री फार्म क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज। देखिए माइनिंग से रिलेटेड, एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती है माइनिंग वगैरह, और जो आपकी नर्सरी है, फिश कल्चर है, पोल्ट्री फार्म है, वो क्या होती है? जेनेटिक। और ये कैसी इंडस्ट्री है? ये रिलेटेड है प्राइमरी इंडस्ट्री से। तो एक्सट्रैक्टेड जेनेटिक किसका पार्ट है? प्राइमरी इंडस्ट्री का। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट बतानी है आपको, तो करेक्ट स्टेटमेंट है 4, उसी को डिस्कस कर लेते हैं क्यों करेक्ट है। बिजनेस इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैरिड विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्न टू मनी। बिजनेस क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो मनी पे रिटर्न गेट करने के लिए किया जाता है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कहा है कि मनी और गुड पे रिटर्न गेट करना है। यहाँ पे आपको कह रहा है चैरिटी के लिए, और यहाँ पे कह रहा है डोमेस्टिक फुलफिलमेंट के लिए, तो बिल्कुल ही गलत है दोनों। और यहाँ पे बात हो रही है मनी एज वेल एज गुड्स, तो मनी पे रिटर्न के लिए एक गुड एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है, ना कि गुड्स पे रिटर्न के लिए। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द वेबसाइट दैट एग्रीगेट इंफॉर्मेशन अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज प्रोजेक्ट टीम? जैसे जो एग्रीगेट इंफॉर्मेशन है किसी कंपनी की, यानी कि एंटायर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एग्रीगेट इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है? एंटरप्राइज पोर्टल पे। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा समझाने की नीड नहीं है, सभी को पता है ये चीज़। हु स्टेपुलेटेड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द सेविंग बैंक अकाउंट? कौन करता है? सब सारी चीज़ों पे जो रेगुलेशन है वो किसका चलता है? आरबीआई का। और आरबीआई किस पॉलिसी के थ्रू सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी। Moving on the next question, question number 6. The person who conceived the business idea bring the organization into existence and carry on the business activity and top of it bearing risk is called. जो भी नया आइडिया लेके आता है, ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में लाता है, रिस्क बियर करता है, तो उसको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक वर्ड होता है, बाकी तो प्रोफेशनल, एम्प्लॉयर और मैनेजर आपको पता ही है। ये है एंटरप्रेन्योर। एक होता है इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर क्या होता है? जब एम्प्लॉय के पास कोई इनोवेटिव आइडिया होता है और कंपनी उसको फाइनेंस करती है, तो वो क्या बन जाता है? इंट्राप्रेन्योर। एज ऑफ 2019 विच कंट्री लीड्स इन द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी कंट्री लीड करी है? चाइना। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सबको पता है ये बात। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल कम टुगेदर। वो लोग जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है एक साथ आते हैं टू ओवरकम द डिसेबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू इनएडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर कॉल्ड। देखिए जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वो ग्रुप बना के सबके लिए इनएडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सर्विसेज को, जो डिसेबिलिटी है इस चीज़ की, उसको कम करके इनएडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या काम होता है? मेंबर्स को चीपर सर्विस प्रोवाइड करना, इनकी लेस रेट ऑफ चार्ज, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इट मे बी एनी, इट डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर से रिलेटेड भी होती हैं, प्रोड्यूसर से रिलेटेड भी होती हैं, जो उनको लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे न्यू टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट प्रोवाइड करती हैं, कंज्यूमर को लेस प्राइस पे गुड्स प्रोवाइड करती हैं। मार्केटिंग से रिलेटेड होती है, जो छोटी छोटी कंपनियों को मार्केटिंग में हेल्प करती हैं, जो कि उसकी मेंबर कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर, फार्मर से रिलेटेड भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है ना। तो मेंबर्स को एडवांटेज देने के लिए इनको फॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, an individual who acquire required qualification or skill or training for a particular employment। जिस employment के लिए ट्रेनिंग चाहिए, पर्टिकुलर स्किल चाहिए, तो वो कौन सा है? वो होता है प्रोफेशनल। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है,
तो यहाँ पे आपसे पूछा है नोट फीचर, तो यहाँ पे कह रहा है नो पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम, तो कैन नोट भी नहीं कैन बी होगा। नो पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम, तो कह रहा है पर्सनल प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसी लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड। तो रॉन्ग आंसर जो नोट फीचर है वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। The error on one side of the ledger account are compensated by error of the amount on the other side or the same side which error is being talked about। अगर एक जगह कहीं गलती हो गई है और वैसी ही गलती सेम साइड में अमाउंट की हो गई जिससे कि एरर रेक्टिफाई हो गया है, तो वो एरर क्या है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटरी एरर, कंपनसेटिंग एरर। ठीक, कंपनसेटरी नहीं होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए 4, कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं, कंपनसेटरी नहीं बोलते, कंपनसेटिंग बोलते हैं। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन क्या होता है, अमाउंट की गलती, लिखना था 345 और लिख दिया 354, एरर ऑफ कमीशन। करना था ए के अकाउंट में पोस्ट, बाय मिस्टेक बी के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, ये भी एरर ऑफ कमीशन में आ सकता है। प्रिंसिपल एरर, बेसिक प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं किए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया, या रेवेन्यू इनकम को कैपिटल इनकम की तरह ट्रीट कर दिया, या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर दिया, तो वो क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। कंपनसेटिंग एरर वो होते हैं जो दो एरर जिससे एक गलती दूसरी गलती से रेक्टिफाई हो जाती है, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। तो मेरे अकॉर्डिंग 4th होना चाहिए, बाकी इन्होंने सेम ही वर्ड लिखे हैं, क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखोगे तो कंपनसेटरी नहीं कहा गया है, जो एरर की वैरायटी उसे क्या कहा है, कंपनसेटिंग। 4 तरह के एरर है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स। हु अनाउंस द फॉरेन डायरेक्ट पॉलिसी इन इंडिया, इंडिया में हु अनाउंस द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन अनाउंस करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। The importance of central bank function as the lender of the last resort was stressed by the Walter Bagehot in which year? तो ये भी करेक्ट है, 1873 में। Moving on the next question, question number 14. Security and Exchange Board of India has let down which of the following? Security and Exchange Board of India यानी कि सेबी लेट डाउन करता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ अ कंपनी मस्ट बी 90% ऑफ द शेयर इशू। जो कंपनी शेयर इशू करती है उसका 90% सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। अगर 90% मिलेगा तो कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है, वरना उसको सारी एप्लीकेशन मनी क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी कौन रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटी मार्केट को, और इससे पहले कौन करता था, CII। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है सेबी से पहले सिक्योरिटी मार्केट को कौन रेगुलेट करता था, तो वो कौन करता था, CII। CII की फुल फॉर्म क्या होगी, ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री, CII। सेबी से पहले कौन रेगुलेट करता था, CII, द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, TION है। ठीक है, CII की फुल फॉर्म। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। कूपन रेट ऑफ डिबेंचर हैज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए कह रहा है कूपन रेट डिबेंचर हैज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिर्फ कूपन रेट की नहीं होती है, डिबेंचर की सभी टाइप के डिबेंचर की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगेन फॉल्स बताना है। कह रहा है डेब्ट इक्विटी रेशो मेजर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। डेब्ट इक्विटी रेशो शॉर्ट टर्म नहीं, कैसी पोजीशन बताता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन इंडिया करेंसी नोट्स आर इशूड बाय RBI। करेंसी नोट्स RBI इशू करता है, और
जो कॉइन है उनको मिंट कौन करता है? कॉइन को मिंट करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगर आप कॉइन ₹1 के नोट की बात करोगे या कॉइन की बात करोगे तो वो कौन करता है? गवर्नमेंट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। As per Companies Act 2013, to form a partnership firm, there should be at least 2 person in maximum. देखिए कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो कितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप में एस्टेब्लिश कर सकती है, डिसाइड कर सकती है, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या रखी गई है? 100। गवर्नमेंट को 464 कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 में ये पावर दी गई है कि वो पार्टनरशिप के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर डिसाइड करे, लेकिन वो लिमिट मैक्सिमम क्या होगी? इससे नीचे होनी चाहिए, मैक्सिमम 100 या उससे लेस देन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने रूल 10 में कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर है उसकी लिमिट क्या डिक्लेयर कर दी है? 50। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? करेक्ट। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम लिमिट अलाउ की थी 100, लेकिन ये गवर्नमेंट को अलाउ की है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट 100 या लेस देन 100 पार्टनर डिसाइड कर सकती है। गवर्नमेंट को राइट दिया था, तो गवर्नमेंट ने रूल 10 मिसलेनियस कंपनीज रूल 2014 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की लिमिट क्या कर दी थी? 50। तो आंसर क्या होगा इसका? 50। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट कम अंडर ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड? ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड क्या होता है? जो ट्रेड की सहायक क्रियाएं हैं, यानी कि हेल्प प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब क्या है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में क्या करे? कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो ये ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड नहीं है। मूवमेंट से रिलेटेड है, प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, ये सब क्या है? ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। क्योंकि जो सर्विस की नीड होती है मैन्युफैक्चरिंग में वो कहाँ आती है? ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड में। बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, फाइनेंस हो, कुछ भी इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन हो, वो सब ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड में कंसिडर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। Select the following activities as economic activity by choosing the correct alternative. आपको बता रहे कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? सेलिंग ग्रोसरी इकोनॉमिक है, टीचिंग इन एन इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक है, गिफ्ट नॉन इकोनॉमिक है, डोनेशन नॉन इकोनॉमिक है। तो ऑप्शन 1 and 2 इज द राइट आंसर। देन टीचिंग मेथोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 1। ए कॉमर्स टीचर इज हु? एक कॉमर्स टीचर कौन है? देखिए जो इन्होंने आंसर दिया है, रिजिड बिहेवियर किसी भी टीचर का एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो आंसर इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और अगर चूज करना हो तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं सेकंड ही चूज करूंगी। ठीक है, बाकी फर्स्ट और सेकंड में से आंसर होना चाहिए इसका, थर्ड तो किसी भी हाल में आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2। टू इवेलुएट द कॉमर्स स्टूडेंट क्वालिटी विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज? कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? रेटिंग स्केल। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसमें तो आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करके पेडागोजी को करना है। इस पेपर में कंपैरेटिवली काफी इजी क्वेश्चंस थे। द इफेक्टिव मीन्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स इन द मॉडर्न एजेस। इफेक्टिव तरीका कौन सा है? विजुअल, ऑडियो विजुअल। Which method of teaching of commerce teacher is useful for teaching practical subject like public relation या communication से related चीजें बच्चों को सिखानी है? तो बेस्ट तरीका कौन सा है? प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन और लेक्चर से बच्चे इसको इतना अच्छे से नहीं सीख सकते। क्वेश्चन नंबर 5। इन डिस्प्ले हुज फोटो एंड स्टडी मटेरियल आर नॉट डिस्प्लेइंग इन कॉमर्स लैब? कॉमर्स लैब में किसकी फोटो नहीं होनी चाहिए? फिल्म सेलिब्रिटी की। बिल्कुल सिंपल पेडागोजी है। अ क्लासरूम प्रोसीजर शुड नॉट बी एम्फेसाइज ऑन? क्लासरूम प्रोसीजर में किस पर इन्फेसाइज नहीं करना चाहिए? इनफॉर्मल इन्वायरमेंट। हमेशा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? फॉर्मल होना चाहिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉमर्स एजुकेशन? इनमें से कौन सा कॉमर्स एजुकेशन का पार्ट नहीं है? मार्केट सिचुएशन, बिजनेस सिचुएशन, इकोनॉमिक प्रिंसिपल, तीनों के तीनों कॉमर्स में पढ़ाए जाते हैं। पॉलिटिकल स्किल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ कॉमर्स प्रोफेशनल
कैन होल्ड द जॉब एज, जो कॉमर्स प्रोफेशनल है वो कैसी जॉब होल्ड करेगा, फाइनेंशियल एडवाइजर। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज द टर्म विच इंक्लूड टेस्टिंग एंड मेजरमेंट एंड ऑल्सो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ पीपल बिहेवियर, व्हाट इज कॉल्ड। अगर आप टेस्टिंग करते हो, मेजरमेंट करते हो, क्वालिटेटिव, ध्यान देखना क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल बिहेवियर, तो किससे हो पाएगा, इवैल्यूएशन के थ्रू। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कॉमर्स एजुकेशन डील विद द स्टडी ऑफ, ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ डील करता है कॉमर्स एजुकेशन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ए कॉमर्स टीचर शुड हैव, कॉमर्स टीचर के पास क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स। बिल्कुल सिंपल पेडागोजी थी इसमें, पर आप ये मत सोचिए कि इतनी ही सिंपल आएंगी, आपको अच्छे से एनालिटिकल होकर तैयार होकर जाना है एग्जाम के लिए। व्हाट इज कॉमर्स हब, व्हाट इज कॉमर्स क्लब, कॉमर्स क्लब क्या है, इट इज द प्लेस वेयर स्टूडेंट यूनाइटेड एंड टेंड्स टू ओपन इन द इशू एंड लर्न अंडर गाइडेंस ऑफ अडल्ट टीचर। टीचर के कॉमर्स क्लब क्या है, जहाँ पे टीचर के इंस्ट्रक्शन के अंदर, टीचर के सुपरविजन के अंदर बहुत सारे इश्यूज को बच्चे सीखते हैं, लर्न करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, उसे कहते हैं कॉमर्स क्लब। सिंपल था, पढ़ के आप बता सकते थे ऑप्शन में से। डैश इज अ पीस ऑफ वर्क इन्वॉल्व केयरफुली स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डन बाय स्टूडेंट अंडर गाइडेंस ऑफ टीचर। टीचर के गाइडेंस में कौन पीस ऑफ वर्क करके, केयरफुल स्टडी करके, ये कौन सा मेथड यूज किया जाता है इसके लिए, प्रॉफिट मेथड। Who says this teaching is a progressive occupation and teacher must ever be a student? कौन, किसने कहा है कि टीचिंग जो है प्रोग्रेसिव ऑक्यूपेशन है और टीचर भी एक स्टूडेंट है, ये कहा है बिनिंग ने। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज वेयर स्टूडेंट प्रैक्टिस देयर थियोरेटिकल नॉलेज गेन इन द क्लासरूम बाय डिफरेंट एक्टिविटीज। डिफरेंट एक्टिविटीज से थियोरेटिकल नॉलेज बच्चे गेन करते हैं, कहाँ पर, कॉमर्स लैब। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। विच इज नॉट वन ऑफ द वेरियस डायमेंशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन, इनमें से कौन सा कॉमर्स एजुकेशन का डायमेंशन नहीं है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि आप अपने कॉमन सेंस से ही इनको कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग लो कॉस्ट टीचिंग एड इज आर यूज्ड इन कॉमर्स, कॉमर्स में कौन सा लो कॉस्ट टीचिंग एड यूज होता है, बाकी सब महंगे हैं, सबसे सस्ता कौन है, ग्राफिक एड्स। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द टर्म कॉमर्स मीन, कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है, इट इज कंसर्न विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, अब इसने मॉडर्न मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कुछ नहीं किया है, और इसमें आपका FW ड्रकर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हेनरी फ्यूल को टिक करेंगे, अदरवाइज मेंशन होना चाहिए था, क्योंकि थ्योरी ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कौन है, FW ड्रकर। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के फादर है FW टेलर। एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसेस थ्योरी के जो फादर है वो है हेनरी फ्यूल। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सा लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है, फिजिकल स्ट्रक्चर, स्किल, नॉलेज है, मैच्योरेशन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। दोस्तों ये थे रिमेनिंग 60 क्वेश्चन, पूरा का पूरा PGT मेल 2021 का पेपर कंप्लीट डिस्कस कर लिया हमने। दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।